नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका रिपोर्टर योगी माथुर। आज कर्तव्यहीन राजनीति और वरिष्ठ विद्वान क्रांतिकारियों की निष्ठावान देशभक्ति पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्यों और कैसे इसकी जरूरत आन पड़ी है, एक 2 मिनट के शब्द में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहले आइए इस पोस्टर की तरफ, जिस पर लिखा गया सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम विचार क्रांति अभियान जन संसद दिल्ली और संपूर्ण भारत में राष्ट्र हित सर्वहित की सुरक्षा के लिए तथा दलगत राजनीति को समाप्त करने के लिए के उद्देश्य से समस्त जनों ने पुरुषार्थी राष्ट्र भक्तों को विचार विमर्श के लिए साधन आमंत्रण करते हैं। आज अगर हम खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। एक हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, फिर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम से योग, विश्वास, निष्ठा, प्रति आभार, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव जो पराव को भी अपना बनाते हैं। शायद काफी है ये शब्द अपनी भावना और अपना उद्देश्य आप तक पहुंचाने के लिए। फिर मत कहना कि देश के लिए मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला। हमें कर्महीन बनने की बजाय कर्म वीर बनकर अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। जो इंसान खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद भगवान भी नहीं करता। राष्ट्रभक्ति का एक पवित्र मंच तपस्वी आदर्श परिवार मुफ्त कानूनी सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं। सुविधा है। ये इसके संपादक योगी माथुर, ये मेडिटेशन और मोटिवेशन मास्टर, ये लोगो और दूसरी क्रांति गुरु राजीव भाई का फोटो, इसका पता इसमें दिया गया है। क्यों अब देश को संपूर्ण क्रांति चाहिए, क्यों हमें ये सिस्टम, ये व्यवस्था बदल देनी चाहिए, जिसको हम ढोते यहाँ 73 साल से यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे हमारे राजनीतिक परिवार किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमारे राजनीतिक जा रहे हैं, देखिए, जानिए इन छोटी छोटी वीडियो क्लिपों के माध्यम से। उसके बाद फिर मिलते हैं आपको अगली एक वीडियो और एक देश हित के महत्वपूर्ण विषय के साथ। जब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथी। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती, ये सारे चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एमपीज ही हैं, हमारे एमएलए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और अगर करंट की बात करें तो 37 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर है, ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस गई है वहाँ पे, उसको एविडेंस कंफर्म हुए हैं, आई विटनेसेस मिले हैं, ये वो चार्जेस हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट ना दें और लोग क्रिमिनल्स को वोट ना दें, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग, इन्होंने जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक पीआईएल डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पीआईएल एक्सेप्ट की थी तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो गई थी। ये जो नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं ना, ये सब लोगों ने मिल के उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियाँ एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी और ये सारी चीज़ें एक ही जगह आके फंस जाती हैं।
इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठता है। अगर कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पे अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े सांसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ADR की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर एक चीज़ में माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाती है। पहले लोग इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीज़ों तक ये लोग लिमिटेड थे। लेकिन ये जैसे से इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। यार पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में यार FIR करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा वो। तो ये जो सिस्टम कमज़ोर है ये मजबूर करता है लोगों को, इन लोगों को वोट देने के लिए। और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी स्ट्रांग ना हो। अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 वो खुद अमीर हो जाता है। यार जीतने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है, एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन कर लो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसका रॉबिन हुड टाइप या एक बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, USA से भी ज़्यादा। तो यार तुम्हें क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ऐसे ये सारी पार्टीज आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग की बात आती है ये सब लोग एक जैसा राग अलापते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते ना उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे IAS PCS पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं? बहुत ही वर्स्ट सीन होता है वो। हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि 75% से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। इंडिया एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने की बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि IPL में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। और ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है। जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की एज 63.5 है। एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है, वहाँ नहीं भेजते ये लोग। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं, हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शैडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते। तो इसमें होता यह है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एग्जाम्पल लूँ तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलली एक ऑपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा, और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज़ को ऑपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है और लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है ये, क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी क्रिमिनल को तो वोट ना दें। और ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे लाइन से क्रिमिनल ही खड़े हो जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है हमें बस उसे वोट नहीं देना है, भले ही वो हमारी फेवरेट पार्टी का हो, भले ही वो हमारी कास्ट का हो।
बस 1-2 बार हमें ऐसे करना, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा पार्टियों से। जितनी रिसर्च हम अपना मोबाइल फ़ोन खरीदने में करते हैं ना, उसकी 10% रिसर्च भी अगर हमने अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली, तो ये क्रिमिनल जितने भी हैं पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, ये वहीं दिखेंगे जहाँ इनको होना चाहिए। लास्ट में एक ही क्वेश्चन पे मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूँगा कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्ज़ाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। जब एक आदमी को पता है कि भी जो ये दुष्मन चौटाला है, इसने जो कल वादे करे झूठे करे सच्चे करे थे, यू अपना पता लूटने लग रहा। और जब उन्हें अगली बार पता है यू दुष्मन चौटाला 2 बार चुनाव लड़ जाए, 3 बार खड़े नहीं हो सकता, तो उसकी कौन गुलामी करने जाएगा, कौन उसके झंडे उठाएगा, कौन उसके नारे लगाएगा। हमने पता ही तो अगले से बार खड़े नहीं होता। अगर हमने इस तरह से वो एमएलए है तेरा इस इलाके का ही बना पिछला बना, हमने नहीं पता उड्डा का नहीं पता होगा, उड्डा और इसका छोरा दीपेंद्र ये चुनाव लड़ लिए 2 बार, ये बात खड़े नहीं हो सकते, तो इनकी गुलामी कौन करने जाएगा, कौन इनके झंडे उठाएगा। फिर आदमी अच्छे लोगों को आगे लेके आएगा, नवे लोगों का अवसर मिलेगा, इसके अंदर मिलते नहीं अवसर। हम तो गुलाम बन गए अचानक परिवारों के। मैंने वो सिस्टम है ना वहां पर, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं 12% लोग हैं, जो 12 करोड़ लोग हैं, मैंने 3% बताए, ये नहीं चाहते हैं सारा जो नीति है ना इसकी मोदी की और चाहे पिछले गवर्नमेंट की हो, ये 1991 में पुलिस चली थी, 1991 में पुलिस जो भी तो चल रही है, ये नहीं चाहते हैं सारे जमींदार भूखे मर जाए, गरीबों जाए, हमारे कोठे में आकर नौकर कराया, ये नौकरी कर हमारे कोठे में झाड़ू लगाना, पोछे मारा, हमारी जो है वो गुलामी कराया करके हमारे गुलाम बनाना चाहते हैं। अमेरिका देश है, अमेरिका राष्ट्रपति अपने घर में चाय खुद बना के पिता रोटी खा के, हिम्मत नहीं है नौकर रख लेगा राष्ट्रपति भी, वो तो राष्ट्रपति है, हिम्मत नहीं है घर में नौकर रख लेगा, सीधा जेल में जाएगा राष्ट्रपति भी। एक विधान है वहाँ पर, कानून एक सिस्टम वहाँ पर, वहाँ कोई नौकर कहीं नहीं रह सकता घर के अंदर, ये उन्होंने खत्म कर दिया, कानून बना दिया कि घर में कोई नौकर नहीं होगा। फैक्ट्री में तो अंदर नौकर होंगे, दफ्तर में नौकर होंगे ही होंगे, वो तो अलग सिस्टम है, मतलब घर में किसी और नौकर नहीं रख सकता कोई भी, अगर रखेगा तो सीधी जेल जो कितनी बड़ा आदमी कोई ना है ही नहीं वहाँ पर। पीछे जो है उसकी बुश की बेटी थी, कानून उस पर चुराई बना निकल गई थी, लास्ट टाइम लापरवाही नहीं करी, गेली तुरंत जो है 2 मिनट में चला करके उसे घर भेज दिया था। तो वो एक सिस्टम बन रहा है वहाँ की तरह देश अमेरिका, दुनिया सारी दुनिया के लोग अमेरिका की तरफ भागने सोचते हैं, तो सिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता, लेकिन थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। हम 3-4 दिन से घूम रहे हैं, उड़ा तो उड्डा जीतेगा, उड़ा तो उड्डा जीतेगा, ठीक है उड्डा जीत जाएगा, उड्डा 10 साल ने फिर के दे दिया, सारे जाट के बच्चे लागे गए, जाट 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 सारे जाट के बच्चे लागे गए। और पहला जो है खट्टर खट्टोरी सारा बदला खट्टर आगे कर दिया पंजाबियों का, पहला दूसरे जो भी बढ़ेगा अपने रिश्तेदार ना, अपने जाति लोग अपने कुछ चमचना लगा दिया नौकरी, भसले बाकी के फिर जाओ तक खाते हूँ, खामना का बोझ मर गया हूँ, या मायावती वाले मायावती मायावती के लिए मायावती में दूसरे का आज ठीक उठा पड़े, लेकिन दिमाग में बात दिमाग पे बैठ गया, दिमाग में हाथ उठा बैठ गया। तो ये हमारी मोटी सी बातें मैंने ब्रीफ में बताई है आपको, ये बात बोल लो जितनी देर बोल रहा हमारा तो ये मिशन है कि इस देश को इस सिस्टम को बदलना है ना, हमारी कोई पार्टी है, हम तो नए आदमी लेके आएंगे। हम तो ये अभी मतलब सच्चा जैसे आपके साथ कैसे मेल होगा, परमात्मा ने करवाता है, हम 3 दिन से घूम रहे हैं, उपकरण कराया ना भाई, आप सच्चे सुच्चे आदमी, तभी तो हमारे को आपके पास लेके आया वो ईश्वर की व्यवस्था। अब हम 3-4 दिन घूम रहे हैं, यू भाई और मैं दोनों घूम गया, हमने पता नहीं कितने लोग मिले, लेकिन जो आपके विचार आपकी सोच पाई सब तो पाई इस तरह की, आपके कुछ अंदर गहराई तो पाई हमने। अब अपना अपना परिचय दे दो एक बार, 2 मिनट बताएंगे अपने कहाँ से आगे सारे जी। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी इस मरोनी क्षेत्र में उर्ली साइड में देहात में है जी। ठीक है, ये हैं होडल पलवल से का गाँव है जी। और भैया सारा जीवन इसी तपस्या में निकाला है, आप जैसे भाई लोगों की करते 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 करते, और फिर भाई ने जो बात कही ना है जी, नारों के साथ सुन, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, देश के सभी अमर शहीदों की, देश के सभी अमर शहीदों की। आप कुछ परिचय दो अपने। मैं पंडित प्रेम आर्योधा
दौलताबाद गुरुग्राम हरियाणा से आज योगी जी के इस आश्रम में एक विशेष अवसर पर पहुंचा हुआ हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आप सभी भाई और बहनों को जय हिंद जी। मेरा नाम रामलाल दीवाना, संत रामलाल दीवाना, रोहिणी सेक्टर 17 से मैं योगी जी के आश्रम में शहीद मंदिर में पहुंचा हुआ हूं। आपके पास हम पहुंच रहे हैं। हम सब भाई बहनों को हमारा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम पदम सिंह अनुभवी है। मैं 3 साल से सेवा करता हूं और माधुर जी की कृपा से आज यहाँ तक पहुँचा हूं। और देशभक्ति के लिए मैं चाहता हूं देश की सेवा करते रहें और सेवा में जीव चलता रहे और सेवा में आनंद पाते रहे। जय हिंद और जय भारत। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ गया। ये है हमारे देश के वरिष्ठ क्रांतिकारी जिनके सानिध्य में अब क्रांति की विवल बुझने वाली है और देश में जन जागृति आने वाली है। एक नए भारत का राष्ट्र निर्माण का शुभारंभ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम, वंदे